आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के द्वारा तस्करों से पकड़ी गई शराब को न्यायालय के आदेश के बाद नष्ट किया जा रहा है। दादरी पुलिस ने भी मालखाने में रखी हुई शराब को नष्ट किया। इस दौरान 7 करोड़ रुपए की अवधि यहाँ पर अवैध शराब जो थी 7 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जो कि जेसीबी चलाकर पुलिस द्वारा नष्ट की गई। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान शराब तस्करों की धरपकड़ हुई और उनसे अवैध शराब बरामद की गई थी। जिले में न्यायालय के आदेश के बाद माल खाने में रखी हुई अवैध शराब को नष्ट किया जा रहा है। दादरी पुलिस ने 2015 से लेकर 2022 तक अलग अलग मुकदमों में पकड़ी गई शराब को नष्ट किया। दादरी पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत 290 मुकदमे दर्ज किए थे और करीब 500 शराब तस्करों से 1,27,000 लीटर अवैध शराब बरामद की थी। तस्करों से बरामद की गई 1,27,000 लीटर शराब लंबे समय से दादरी थाने के मालखाने में रखी हुई थी, जिसको लेकर न्यायालय ने आदेश दिया कि शराब को नष्ट किया जाए। न्यायालय के आदेश के अनुसार शुक्रवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब को नष्ट कर दिया। इस दौरान शराब को मालखाने से निकालकर जेसीबी से गड्ढा खोदकर उसमें शराब की बोतलों को तोड़कर डाल दिया गया और उस गड्ढे पर मिट्टी डालकर उसे दबा दिया गया। इस तरह से 1,27,000 लीटर शराब को नष्ट किया गया। इस शराब की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर में करीब 15 करोड़ की शराब को अब तक नष्ट किया जा चुका है, लेकिन दादरी पुलिस द्वारा की गई ये कार्रवाई सबसे बड़ी है। दादरी पुलिस द्वारा 7 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट किया गया है। इस शराब को पूरे नियम के तहत नष्ट किया गया और इस दौरान दादरी एसीपी, आबकारी निरीक्षक दादरी और दादरी थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दादरी थाना प्रभारी उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद करीब 7 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट किया गया। ये शराब करीब 290 मामलों में पकड़ी गई थी। न्यायालय के निर्देश के अनुसार इस शराब को नियमों के तहत नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये शराब 2015 से लेकर 2022 के बीच पकड़ी गई थी। और ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह शुक्रवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। देर शाम गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने गुलाब सिंह को बर्खास्त कर दिया। गुलाब सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ये जानकारी खुद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि गुलाब सिंह को भ्रष्टाचार निवारण संगठन के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ सूरजपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरे प्रकरण में विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस पर बड़ा दाग लगा है। ग्रेटर नोएडा में थाना इकोटेक 1 में तैनात सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मेरठ से आई एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा है। टीम ने सब इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया था। दरोगा गुलाब सिंह 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह को भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने रोहन मोटर्स के पास से गिरफ्तार किया है। गुलाब सिंह को यहां ट्रैप के जरिए रिश्वत लेने के लिए बुलाया गया था। एंटी करप्शन की टीम उन्हें सूरजपुर कोतवाली लेकर गई है। वहां एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इस मामले में अब आगे की कार्रवाई चल रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भूमाफियाओं की मदद करना सदर तहसील के एक पटवारी को भारी पड़ गया। दरअसल उप जिलाधिकारी सदर अंकित कुमार ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार कनारसी गांव में बड़ी संख्या में शत्रु संपत्ति मौजूद है। 6 दिसंबर 2022 को सदर तहसील के एसडीएम अंकित कुमार के नेतृत्व में शत्रु संपत्ति पर किए गए भूमाफियाओं के कब्जे को हटाया गया था। कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान उन भूखंडों पर बुलडोजर चलाया गया जिन पर छोटा मोटा निर्माण मौजूद था। इस दौरान
गाटा संख्या 390 पर स्थायी निर्माण बना हुआ था, उस निर्माण को हटाने के लिए एसडीएम ने राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिए थे कि संबंधित लोगों को नोटिस जारी करके अतिक्रमण को हटवाया जाए और इस बीच अतिक्रमण के ऊपर नोटिस बोर्ड लगाकर उसको पूरी तरह से चिन्हित कर दिया जाए। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार 23 जनवरी 2023 को एसडीएम अंकित कुमार भारत सरकार के गृह मंत्रालय की कंसल्टेंट कार्यालय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक की एक कमेटी के साथ शत्रु संपत्ति का सर्वे करते हुए एक बार फिर कनारसी गांव पहुंचे तो पता चला कि गाटा संख्या 390 रकबा 7160 हेक्टेयर पर और अधिक निर्माण कर लिया गया है और बकायदा दरवाजे वगैरह भी लगा दिए गए हैं, जिसके बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रदेश भाजपा की शुक्रवार को शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में रोड मैप जारी किया गया है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता अगले 400 दिन जमीनी स्तर पर पार्टी के संपर्क कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए समर्पित रहेंगे। कार्यकर्ता संगठनात्मक विस्तार के लिए काम करने के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बूथ स्तर पर जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी बैजयंत जय पांडा ने एमसीडी चुनावों के दौरान अनुशासित और समर्पित कार्यों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से प्रेरणा लेनी चाहिए और 2024 के चुनाव में सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बूथ स्तर पर पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे राजनीतिक कार्य से अधिक हमारा सामाजिक कार्य और गरीबों की सहायता करने का जो कार्य है वो आम आदमी से हमारे पार्टी के संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगी। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान एक राजनीतिक संकल्प लिया जाएगा और सांसदों के साथ साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी 400 दिन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 दिन का एक टारगेट प्लान दिया है और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसके बाद से लगातार तमाम प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली की जो भाजपा इकाई है इसने भी कामकाज करना शुरू कर दिया है। 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी जिसमें रोड मैप बनाया जा रहा है, किस तरीके से दिल्ली में हर बूथ पर जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। 2 दिवसीय कार्यकारिणी की इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कार्यकारिणी की बैठक में जिलाध्यक्षों ने रिपोर्ट पेश की है और आपको बता दें कि लगातार पार्टी के नेताओं का कहना है कि राजनीतिक कार्यों से ज्यादा सामाजिक कार्यों का महत्व रहता है, क्योंकि उसी के जरिए आप लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। तो इसी लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारी करती हुई दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। और इधर दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 3980 लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल की जाएंगी। इनमें 12 मीटर की 1900 जबकि 9 मीटर की 2080 बसें होंगी। 2 साल में सभी बसें दिल्ली की सड़कों पर चलने लगेंगी। पहली बार छोटी इलेक्ट्रॉनिक बसों के सड़कों पर उतरने के बाद कॉलोनियों के नजदीक भी यात्रियों को बस की सुविधा मिलने लगेगी। इससे जाम कम होगा और यात्रियों को अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए भी दूसरे परिवहन विकल्प नहीं अपनाने होंगे। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने 2 चरणों में दिल्ली सरकार के लिए 3980 इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए टेंडर जारी किया है। जनवरी में दूसरे चरण के तहत 2400 बसों के लिए टेंडर किया गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 वर्ष में सभी बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी।
CESL ने अधिकारियों के मुताबिक 12 मीटर की 1900 लो फ्लोर AC इलेक्ट्रॉनिक बसें अलग अलग कंपनियों की होंगी। छोटे साइज यानी कि 9 मीटर की 2080 बसों से यात्रियों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 12 मीटर लंबाई की बसों के लिए प्रति किलोमीटर 62.7 रुपए, जबकि 9 मीटर की बसों के लिए प्रति किलोमीटर 56.87 रुपए की दर से दिल्ली सरकार कंपनियों को भुगतान करेगी। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके तहत दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर स्कीम के तहत बसें इस बेड़े में शामिल की जाएंगी। फिलहाल दिल्ली में DTC और क्लस्टर स्कीम के तहत 7,379 बसें चल रही हैं। इनमें से पुरानी बसों को हटाकर नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल की जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। JNU के लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्रों ने कैंपस में विरोध मार्च निकाला। कैंपस में BBC की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा लाइट बंद करके और ABVP के छात्रों के पथराव करने पर अभी तक कोई कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई है। छात्रों ने नो टू सेंसरशिप और एंड रिप्रेशन इन जामिया जैसी तख्तियां लेकर मार्च निकाला। कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने जबरदस्त नारेबाजी की। वहीं इससे पहले JNU कैंपस में मंगलवार रात प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन देखने के दौरान विवाद मामले में वसंत कुंज नॉर्थ थाना पुलिस को बुधवार को 3 शिकायतें मिली। 2 शिकायतें ABVP और 1 शिकायत आयसा की ओर से दी गई। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार ABVP की ओर से 2 शिकायतें दी गई थी। 1 शिकायत पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष IC घोष ने दी है। IC घोष ने 4 लाइन की शिकायत दी है। इस वामपंथी छात्र की MLC भी करवाई गई है। MLC में छात्र को अंदरूनी चोटें नहीं आने की बात सामने आई है। कैंपस में पत्थरबाजी होने की कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर पत्थरबाजी होती तो किसी को चोट लगती, लेकिन किसी को भी चोट लगने की कोई खबर नहीं है। और दिल्ली NCR की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।